तो जो 4 फैक्टर थे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्या है, जो रेडियो एक्टिविटी है वो एक नेचुरल प्रोसेस है, ये एक रैंडमली प्रोसेस है, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी इज डिपेंड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी, यह प्रायिकता के सिद्धांत पर आधारित है। रेडियो एक्टिविटी इज ए स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस, ठीक है, यह स्वतः विघटन की प्रक्रिया है। रेडियो एक्टिविटी बाह्य कारक जैसे कि ताप दाब आदि पर निर्भर नहीं करती। रेडियो एक्टिविटी इज डज नॉट डिपेंड ऑन द एक्सटर्नल फैक्टर लाइक टेम्परेचर और प्रेशर। तो ये जो 4 फैक्टर थे, इसके अकॉर्डिंग रदरफोर्ड सोडी ने अपना नियम दिया, लॉ दिया, उसे ही आप क्या बोल दोगे, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी या रेडियो एक्टिविटी का नियम या रदरफोर्ड सोडी लॉ, रदरफोर्ड सोडी का नियम। तो ये लॉ है क्या आपके पास, इस लॉ के अकॉर्डिंग है क्या, वो पहले देखिए आपके पास कि फॉर एग्जांपल कि आपके पास कोई भी न्यूक्लियस है, कोई भी नाभिक है, वो नाभिक जो है आपके पास, उसके पास इनिशियली का मीन आपके पास t = 0, टाइम जो है आपके पास इनिशियली मतलब t = 0, पर उसमें जो एक्टिव एटम है या उसमें जो टोटल नंबर ऑफ एटम है आपके पास, टोटल जो परमाणु की संख्या है, उसमें मैं इसको रिप्रेजेंट कर देता हूं n0। जो आपके पास नाभिक है, न्यूक्लियस है, उसमें इनिशियली मतलब t = 0 पर जो आपके पास एक्टिव एटम है या परमाणु की संख्या है, टोटल नंबर ऑफ एटम, वो कितना आपके पास n0। आफ्टर टी टाइम ये आपके पास क्या होगा, जो न्यूक्लियस है, जो नाभिक है, वो स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेट होता रहेगा, आपके पास स्वतः विघटित होता रहेगा। तो आपके पास नंबर ऑफ एटम भी क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, वो डिके होंगे। तो मैंने मान लिया इनिशियली आपके पास t = 0 पर जो एटम है आपके पास, एक्टिव एटम भी बोल सकते हैं इसको, तो वो कितने आपके पास n0 है। आफ्टर टी टाइम न्यूक्लियस में कितने एटम रह गए, n, ठीक है। पहले इनिशियली n0 थे, आफ्टर टी टाइम n रह गए, क्योंकि आपके पास क्या होगा, स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस है आपके पास, तो वो लगातार आपके पास जो एटम है वो कम होते रहेंगे। नेक्स्ट आपके पास, तो उन्होंने क्या कहा, रदरफोर्ड सोडी का जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग क्या है, द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ radioactive substance is directly proportional to the total number of active atom at that moment। मीन कि आपके पास रेडियोएक्टिविटी का जो लॉ है वो क्या है, किसी भी समय पर रेडियोएक्टिव पदार्थ के विघटन की दर, द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, मीन रेडियोएक्टिव पदार्थ के विघटन की दर, द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टोटल एक्टिव एटम एट दैट मोमेंट। मीन किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ के विघटन की दर उस समय पर पदार्थ में उपस्थित सक्रिय परमाणुओं की संख्या के समानुपाती होती। द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टोटल नंबर ऑफ एक्टिव एटम एट दैट मोमेंट। मीन उस क्षण पर पदार्थ में कितने सक्रिय परमाणु हैं उसके समानुपाती होगा कौन, विघटन की दर, ठीक है। तो देखो आपके पास क्या लिखता हूं, जो आपके पास है, अब यहां पर डेरिवेशन स्टार्ट होगा, तो डेरिवेशन देखिए आपके पास मैंने यहां पर बता दिया, इनिशियली t = 0 पर नंबर ऑफ एक्टिव एटम या टोटल एटम कितना आपके पास n0, आफ्टर टी टाइम कितने हो गए, n हो गए। वापस आप रूल सुन लीजिए कि आपके पास इसका लॉ क्या है, एक बार देखो मैं आपको पूरा हिंदी में बता देता हूं। किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ के विघटन की दर उस क्षण पर या उस समय पर पदार्थ में उपस्थित सक्रिय परमाणु की संख्या के समानुपाती होता है। मीन आपके पास द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टोटल नंबर ऑफ एक्टिव एटम एट दैट मोमेंट। तो ये आपके पास इसका लॉ है रदरफोर्ड सोडी का। तो देखिए आपके पास मैं यहां पर दोनों लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, तो देखिए आपके पास क्या होगा, विघटन की दर, तो इसको क्या बोलोगे आप, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। तो वो आपके पास क्या होगी, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन माइनस, ये माइनस क्यों लगाया है वो बताता हूं, माइनस का dN/dt। तो देखो जो आपने पढ़ा है 11th क्लास में पढ़ा होगा कि आपके पास क्या है, विस्थापन में परिवर्तन की दर, द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, आप इसको ऐसे लिखते हैं dx/dt। वेग में परिवर्तन की दर, ठीक है, द रेट ऑफ वेलोसिटी,
रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी dv अपॉन dt। तो सिमिलरली आपने इसको ऐसे लिख दिया विघटन की दर, द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। तो आपके पास क्या होगा माइनस का dn अपॉन dt। विघटन दर, विघटित कौन हो रहे हैं, डिसइंटीग्रेट कौन हो रहे हैं, एटम हो रहे हैं, तो आपने लिख दिया dn अपॉन dt। यहां पर नेगेटिव साइन क्या शो करता है, यहां पर जो ऋणात्मक चिन्ह है वो क्या शो करता है कि जो आपके पास न्यूक्लियस है, नाभिक है, उसमें जो एटम है वो आपके पास कंटिन्यूअस क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, लगातार वो क्या हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। और फिजिक्स में आपके पास कोई भी अगर वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है तो उसके लिए आपने नेगेटिव साइन यूज कर लिया, इसलिए यहां पर आपने नेगेटिव साइन यूज किया। तो जो विघटन की दर है या रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है वो आपके पास क्या है, इक्वल टू माइनस का dn अपॉन dt। अब देखिए अगला स्टेप आपके पास अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड सॉडी लॉ। अब देखो रदरफोर्ड सॉडी लॉ के अकॉर्डिंग आपके पास क्या है, जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, नंबर ऑफ टोटल एक्टिव एटम एट दैट मोमेंट। मीन कि जो विघटन की दर है वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, किसके समानुपाती होगी, उस समय पर सक्रिय परमाणु की संख्या की। तो t समय पर आपने विघटन की दर ली है, t समय पर आपने रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन लिया है, तो t समय पर आपके पास एक्टिव एटम कितने हैं, n है। तो रदरफोर्ड सॉडी के नियम के अनुसार, रदरफोर्ड सॉडी के नियम के अनुसार आपके पास क्या होगा, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन मीन आपके पास dn अपॉन dt, वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, आपके पास t टाइम पर एक्टिव एटम कितने हैं, n, तो आपके पास माइनस का dn अपॉन dt इज प्रोपोर्शनल टू n अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड सॉडी। अगला स्टेप सभी को पता है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है, तो माइनस का dn अपॉन dt, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो मैंने कांस्टेंट ले लिया लैम्बडा n। अगला स्टेप आपके पास ये नेगेटिव साइन को यहां लिख लीजिए आप, dn अपॉन dt इक्वल टू माइनस का लैम्बडा n, ये आपके पास आ गया, ये इक्वेशन नंबर 1। अब यहां पर ये जो लैम्बडा है, ये लैम्बडा आपके पास क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, समानुपाती नियतांक है, इसे आप क्या बोलोगे, क्षयांक, या इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डीके कांस्टेंट, वेयर लैम्बडा इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट नॉन एज डीके कांस्टेंट। मैं लिख देता हूं यहां पर आप नोट्स के लिए, यहां लैम्बडा एक समानुपाती नियतांक है, समानुपाती नियतांक है जिसे क्षयांक कहते हैं, जिसे क्षयांक कहते हैं। इसको लिखना चाहें आप इंग्लिश में तो वेयर लैम्बडा इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट नॉन एज डीके कांस्टेंट। ठीक है, तो देखो यहां पर आपने इतना लिख दिया ये। तो अब यहां पर नेगेटिव साइन मैं आपको फिर बताता हूं, यहां पर नेगेटिव साइन क्या शो करता है कि जो आपके पास न्यूक्लियस है, जो नाभिक है, उसमें नंबर ऑफ जो एटम है वो कंटिन्यूअस क्या होते हैं, डिक्रीज होते रहते हैं, इसलिए यहां पर नेगेटिव साइन शो किया गया, नेगेटिव साइन को यूज किया। अब अगला स्टेप देखिए आपके पास, अब इसमें करना क्या है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो आपके पास जो ये इक्वेशन बना तो देखिए आपके पास dn अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस का लैम्बडा n। तो जहां पर dn है वहां पर आप n ले आइए। तो अगला स्टेप देखिए आपके पास dn के नीचे आप n ले आओ, ये n ले आया और dt को उधर भेज दीजिए आप, माइनस का लैम्बडा dt। अब अगला स्टेप मुझे यहां पर इसको सॉल्व करना है, dn dt है तो डिफरेंशिएशन को शो करते हैं ये, तो इसको अगर आपको हटाना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन कर दीजिए, इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ समाकलन करने पर, तो इंटीग्रेशन कर दीजिए आप dn अपॉन n इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस का लैम्बडा dt। अगला स्टेप सभी को पता है आपके पास dn अपॉन n क्या होता है, तो इसका इंटीग्रेशन आपके पास log n इक्वल टू लैम्बडा, यहां पर कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लीजिए आप, तो माइनस का लैम्बडा dt का क्या होगा t, और आपके पास अगर लिमिट नहीं है तो आपके पास क्या आ जाएगा c प्लस का c, ये आपके पास आ गया। अब अगला स्टेप देख लीजिए, कोई बायो का बच्चा है तो उसको मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, इंटीग्रेशन 1/x dx, इसका आपके पास क्या होता है, log x। ठीक है, और अगर आपके पास लिमिट गिवन नहीं है तो आपके पास क्या आता है, अननोन कांस्टेंट आता है।
अगला स्टेप आपके पास या नॉन कांस्टेंट जो है आपके पास इंटीग्रल कांस्टेंट बोलते हैं उसको आप, इसका रीजन भी है पूरा, जिसको मैं अगले वीडियो में कभी बता दूंगा कि ये किस लिए लिया जाता है। अब अगला स्टेप, मुझे ये नॉन जो कांस्टेंट है सी, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालनी है तो आप बाउंड्री कंडीशन को यूज कर लीजिए। अब बाउंड्री कंडीशन क्या है, वो कंडीशन लगा रहा हूं मैं सी की वैल्यू निकालने के लिए। तो मेरे पास कंडीशन क्या है कि सिंस वी नो दैट, चूंकि हम जानते हैं सिंस वी नो दैट टी इज इक्वल्स टू 0 पर जो न्यूक्लियस है, जो नाभिक है, उसमें नंबर ऑफ एक्टिव एटम आपके पास सक्रिय परमाणु की संख्या कितनी है, टी इज इक्वल्स टू 0 पर एन इज इक्वल्स टू क्या था आपके पास एन नॉट। तो ये जो कंडीशन है इसको आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दीजिए, रख दीजिए आप इसमें। तो जैसे ही मैं टी की जगह 0 पुट करूंगा तो एन की जगह क्या पुट कर दूंगा, एन नॉट। तो आपके पास हो जाएगा लोग एन की जगह आप रख दीजिए एन नॉट। जैसे ही आप एन की जगह एन नॉट रखेंगे तो टी की जगह क्या रख देंगे, 0। तो माइनस का लैम्डा, टी की जगह 0 रख दीजिए प्लस सी। तो आपके पास आ गया लोग एन नॉट सी। तो आपके पास सी की वैल्यू आ गई। इस सी की वैल्यू को आप यूज कर लीजिए इक्वेशन नंबर 2 में। तो देखो पुट सी इज इक्वल्स टू log एन नॉट इन इक्वेशन नंबर 2, समीकरण नंबर 2 में आप इस सी की वैल्यू को रख दीजिए। अगला स्टेप आपके पास देखो, अगला स्टेप आपके पास आ जाएगा सब इक्वेशन नंबर 2 से log एन इक्वल टू माइनस का लैम्डा टी, और सी की वैल्यू क्या निकाल लिया आपने, log ई एन नॉट। अब log की टर्म्स है तो log की टर्म्स है तो log की टर्म्स को एक साथ लिख दीजिए अब आप। तो अगला स्टेप देखिए, log एन माइनस का log एन नॉट इक्वल टू माइनस का लैम्डा टी। अगला स्टेप देखिए आपके पास log की प्रॉपर्टी लगा दीजिए, log ए माइनस log बी। जो बायो के बच्चे हैं उनको प्रॉब्लम आती है तो मैं उनको बता देता हूँ फॉर्मूला, log ए माइनस log बी। तो प्रॉपर्टी क्या होती है, log ए अपॉन बी। तो log ए अपॉन बी ये रहा आपके पास इक्वल टू लैम्डा टी। इतना सॉल्व हो गया आपके पास। एक मैं आपको वापस रिपीट कर देता हूं आपके पास क्या क्या डेरिवेशन है आपके पास। जो वापस रिपीट कर दूं, जो रेडियो एक्टिव है आपके पास, रेडियो एक्टिविटी, इट इज ए नेचुरल प्रोसेस, ये एक प्राकृतिक घटना है, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी, यह प्रायिकता के सिद्धांत पर आधारित है। इट इज ए रैंडमली प्रोसेस, यह आपके पास क्या है, यादृच्छिक प्रक्रिया है। दूसरा आपके पास क्या है, ऑन इन रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी इज डज नॉट डिपेंड ऑन एक्सटर्नल कंडीशन लाइक टेम्परेचर और प्रेशर। रेडियो एक्टिवता पर बाह्य कारक जैसे कि ताप, दाब, इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इनको इन फैक्ट को देखकर रदरफोर्ड सोडी ने अपना लॉ दिया, नियम दिया। उस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा आपके पास, किसी भी रेडियोएक्टिव पदार्थ के विघटन की दर, द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टोटल नंबर ऑफ एक्टिव एटम एट दैट मोमेंट। मतलब किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ के विघटन की दर उस समय पर पदार्थ में उपस्थित सक्रिय परमाणु की संख्या के समानुपाती होती है। तो मैंने इनिशियली आपको बता दिया कि इनिशियली आपके पास जो न्यूक्लियस है, नाभिक है, उसमें नंबर ऑफ एटम कितने हैं, एन नॉट। आफ्टर टी टाइम कितने रह गए, एन। मैं टी टाइम पर आपके पास निकाल रहा हूं विघटन की दर, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। तो टी टाइम पर जो विघटन की दर है वो ये है, वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, नंबर ऑफ एक्टिव एटम एट दैट मोमेंट। तो आपके पास टी टाइम पर जो नंबर ऑफ एटम है वो कितने, एन है। तो ये क्या होगा, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड सोडी लॉ, जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है या विघटन की दर है वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, एन के। तो मैंने इसको यूज किया, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो आपके पास लैम्डा आ गया। यहां पर लैम्डा एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, समानुपाती नियतांक है, जिसे आप क्या बोल दोगे, डीके कांस्टेंट आपने लिख दिया, वेयर लैम्डा इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट नोन एज डीके कांस्टेंट। अब यहां पर नेगेटिव साइन क्यों यूज किया है, क्योंकि आपके पास जो न्यूक्लियस है उसमें नंबर ऑफ एटम जो हैं वो कंटिन्यूअस लगातार आपके पास क्या होते हैं, घटते रहते हैं, डिक्रीज होते रहते हैं। और डिक्रीज के लिए फिजिक्स में क्या यूज करते हैं, नेगेटिव। तो आपने नेगेटिव साइन यूज कर लिया। अब यहां पर इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करना है तो डी एन के नीचे आप एन ले आइए इक्वल टू माइनस का लैम्डा डी टी। फिर आपको सॉल्व करना है तो आपने क्या किया, बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दिया, दोनों तरफ समाकलन कर दिया, डी एन अपॉन एन। इसका फॉर्मूला मैं आपको साइड में लिख चुका हूं, 1/x dx इज इक्वल टू log x। तो आपके पास इसका फॉर्मूला आ गया log n इक्वल टू आपके पास लैम्डा और डी टी का क्या होगा, टी प्लस सी। अब मुझे सी यहाँ पर क्या है, इंटीग्रल कांस्टेंट है, अननोन कांस्टेंट है। अननोन कांस्टेंट है तो मैंने यहाँ पर क्या किया, कंडीशन लगा दी, टी इज इक्वल टू 0 पर आपके पास जो n है वो कितना होगा, n नॉट होगा। इनिशियली आपके पास जो नंबर ऑफ एटम है वो कितने, n नॉट। तो इस कंडीशन को मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड में यूज किया ताकि सी की वैल्यू आपके पास आ जाए। तो जैसे ही मैंने टी की जगह 0 रखा तो n की जगह n नॉट रख दिया, ठीक है। इसको सॉल्व किया, सी की वैल्यू आ गई। सी की वैल्यू को पुट कीजिए आप इक्वेशन नंबर 2 में तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। सॉल्व किया
log a माइनस log b की प्रॉपर्टी लगाई तो log a अपॉन b, तो ये आ गया आपके पास। अब अगला स्टेप देखिए, मैं इसको रब करता हूं। अब अगला स्टेप देखो, मैं वापस लिख देता हूं यहां पर, ये log n अपॉन n नॉट इक्वल टू लैम्डा टी। ठीक है, अब log को हटाता कौन है, प्रॉपर्टी है, बोथ साइड क्या ले लीजिए, बेस e ले लीजिए, तो log हट जाएगा, तो n अपॉन n नॉट इक्वल टू e की पावर माइनस लैम्डा टी। अगला स्टेप आपके पास क्या आ गया, n नॉट को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, n इज इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी। तो ये आपके पास बच्चों क्या आ गया, यही फॉर्मूला है आपके पास। और ये फॉर्मूला बताता क्या है कि आफ्टर टी टाइम कितने एटम, ठीक है, रिमेन रहे आपके पास, शेष बचे इस न्यूक्लियस में, उसको रिप्रेजेंट करता है ये n इज इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी। यही आपके पास क्या है, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी, या आपके पास रदरफोर्ड सॉडी लॉ, ये आपके पास ये है। अब देखो इसमें ग्राफ बनाना है, तो देखो ग्राफ बनाते हैं, उस ग्राफ को आप बोलते हैं डीके कर्व, छयांक वक्र, या इसको बोल दीजिए डीके कर्व। डीके कर्व क्या होता है, ये फिक्स ग्राफ है आपके पास, e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ जो होगा वो ही इसका ग्राफ होगा। तो ग्राफ बना दीजिए आप, देखिए आपके पास x एक्सिस है, यहां पर t ले लीजिए, यहां पर आपके पास क्या होगी, जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है वो x एक्सिस पर आती है। टाइम आपके पास इंडिपेंडेंट होता है, इसलिए आपने टाइम को x एक्सिस पर लिया है। नंबर ऑफ एटम आपके पास ले लिए y एक्सिस पर। तो देखो ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा, हमें पता है t इज इक्वल टू 0 पर कितने आइटम हैं, n नॉट, तो मैं ग्राफ यहां से स्टार्ट कर रहा हूं और ये कुछ इस तरह से ग्राफ चला जाता है और यहां पर ये इन्फिनिटी। तो ये ग्राफ किसका हो गया, n इज इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी, ये इसका ग्राफ हो गया। अब मुझे यहां पर अगर मुझे लैम्डा भी डिफाइन करना है कि आपके पास जो लैम्डा है या डीके कांस्टेंट है वो होता क्या है, तो उसको भी मैं आपको बता देता हूं। तो देखो यहां से मैं आपको बता देता हूं कि आपका डीके कांस्टेंट क्या होता है, डेफिनेशन ही बता देता हूं मैं आपको। डेफिनेशन ऑफ डीके कांस्टेंट, छयांक की परिभाषा। तो देखिए आपके पास, मैं यहां पर डीके कांस्टेंट है उसकी डेफिनेशन आपको बता देता हूं। तो उसकी डेफिनेशन आपके पास क्या होगी, देखो सिंस वी नो डैट, जो फॉर्मूला आपने अभी निकाला है n इज इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी, ठीक है। तो देखो लेट, मैंने यहां पर क्या किया, ये मान लिया t इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा। ये मैंने क्यों मान लिया, क्यों एज्यूम कर लिया, रीजन देखिए उसका रीजन क्या है, उसका रीजन यही है कि आपके पास जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, जो भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, जैसे कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, या एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं e की पावर x, या आपके पास लोगरिथम होते हैं log x, वो सारे डायमेंशनलेस होते हैं, सारे विमाहीन होते हैं। मीन कि साइन के साथ मैंने लिख दिया सपोज x, तो साइन के साथ जो लगा हुआ है वो डायमेंशनलेस है, विमाहीन है। फॉर एग्जांपल मैंने cos लिख दिया cos x, तो ये भी क्या है, डायमेंशनलेस है x। मैंने log के साथ लिख दिया log x, तो ये भी डायमेंशनलेस है। अगर मैंने e के साथ लिख दिया e की पावर x, तो e की जो पावर है वो क्या है, डायमेंशनलेस है। तो e के साथ क्या लगा हुआ है, e की पावर x, तो डायमेंशनलेस है। तो ऐसे ही यहां पर आपके पास क्या है, e की पावर क्या है यहां पर, लैम्डा टी, e की पावर माइनस लैम्डा टी। तो ये भी डायमेंशनलेस होना चाहिए, डायमेंशनलेस होना चाहिए। तो मुझे तो पता है t की डायमेंशन होती है, t की जो आपके पास डायमेंशन है वो आपके पास क्या होगी, t की डायमेंशन होती है m नॉट l नॉट t1, ये होती है आपके पास, ठीक है। तो आपके पास डायमेंशन होती है, बट ये डायमेंशनलेस होना चाहिए। तो मुझे पता लग गया कि अगर मैं t की वैल्यू रख दूं 1 बाई लैम्डा, तो चेक कीजिए आप, देखो लैम्डा टी है, मैं टी की वैल्यू रख देता हूं 1 बाई लैम्डा, तो लैम्डा से लैम्डा कट गया, बच क्या गया 1, तो 1 हो गया। और कांस्टेंट की कोई आपके पास डायमेंशन नहीं होती, इसलिए ऐसा माना जाता है टी इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा। तो जैसे आप टी की वैल्यू 1 बाई लैम्डा पुट करोगे तो n इज इक्वल टू n नॉट माइनस का लैम्डा, टी की जगह 1 बाई लैम्डा यूज करोगे, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट हो गया,
तो एन इज इक्वल टू आपके पास आ गया एन नॉट ई की पावर -1, इसको आप नीचे ले जाइए तो आपके पास एन नॉट अपॉन ई। अब आप ई से डिवाइड करोगे आप, तो ई की वैल्यू आप चेक कर लेना 2 पॉइंट समथिंग होती है, तो आप डिवाइड करोगे तो आपको डायरेक्ट वैल्यू याद रखनी है 0.369 एन नॉट, या इसको आप परसेंटेज में देना चाहें तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मैं इसको 3 डिजिट में लिख के 2 डिजिट में लिख रहा हूँ, तो आपके पास आ जाएगा 37% ऑफ एन नॉट। 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास परसेंटेज में आ जाएगा। तो आपके पास रिजल्ट निकल कर क्या आया, मैंने फॉर्मूला लिया एन इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी, फिर मैंने ये एज्यूम किया टी इक्वल टू 1 बाई लैम्डा, और मैं रीजन बता चुका टी इक्वल टू 1 बाई लैम्डा क्यों लिया जाता है। तो एन इक्वल टू एन नॉट मैंने वैल्यू पुट की तो आपके पास ये आ गया, सॉल्व किया तो ये आ गया। ठीक है, तो आपके पास क्या इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो देखिए आपके पास मैंने माना क्या है टी इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा, तो यहां से आप लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू 1 बाई टी। ठीक है, तो जो आपके पास क्षयांक है, जो डीके कांस्टेंट है, वो उस समय के व्युत्क्रम, ठीक है, डीके कांस्टेंट इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ दैट टाइम आफ्टर विच नंबर ऑफ, देखिए अब यहां से आफ्टर विच नंबर ऑफ टोटल एक्टिव एटम रिमेन 1 अपॉन ई और 37% ऑफ ओरिजिनल वैल्यू। वापस सुनिए आप, देखो क्या है इसका मीन कि यहां पर लैम्डा जो है वो उस समय के रेसिप्रोकल, उस समय के व्युत्क्रम के बराबर होता है, इक्वल लगा रखा है। तो देखो क्षयांक जो डीके कांस्टेंट है वो उस समय के व्युत्क्रम के बराबर होता है, इक्वल टू लगा रखा है। जितने समय पश्चात कितने एटम है, कितने एटम शेष रह जाए आपके पास 37%। तो आपके पास किस तरह से लिखोगे, डीके कांस्टेंट इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ दैट टाइम आफ्टर विच नंबर ऑफ टोटल एक्टिव एटम रिमेन 37% ऑफ ओरिजिनल वैल्यू। तो ये अपना पूरा कंप्लीट टॉपिक था। इसमें फिर नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड वो टॉपिक डाल देंगे। ठीक।